सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। आज है संडे और संडे का मतलब तो रेनेगेड इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोगों ने आज से पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो से जरूर से चेकआउट किया होगा बिकॉज़ स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। हाँ जी, तुम सोच रहे होगे कि क्यों है कमाल की। यार मैं नॉवल फैन हूँ और जिन्होंने नॉवल देखा उन्हें पता ही है कि अब से स्टोरी क्या पीक पकड़ने वाली है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा बता देती हूँ। सो होमीज बेसिकली भगवान को यहाँ पर ली फैमिली का जो हिडन राज है उसके बारे में पता चल जाता है और फाइनली इन सारी चीजों को निपटाने के बाद उसे अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन का एक्सेस मिल जाता है। लेकिन पूरी तरीके से अगर उसे यूज करना है तो उसे ली फैमिली के एंसेस्ट्रल हाउस में जाना ही होगा। इसी के साथ ये लोग बाकी सारी जो मिस्टीरियस केव थे ना उन्हें एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वांगलिन को जो लेदर आर्मर है और भाई क्या कमाल का ये आर्मर है वो भी मिल जाता है। साथ ही उसे थंडर सेलेस्टियल रियलम और जो सेलेस्टियल रियलम आखिर कोलैप्स कैसे हुआ था उसके पीछे की थोड़ी सी जो बैक स्टोरी है ना उसका भी आइडिया लग जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए ब्रदर ली को वांगलिन इसके बारे में कुछ नहीं बताता और वो और ब्रदर ली दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं और बस यहीं से आज की कहानी की शुरुआत होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज मैं तुम सभी को बता दूं कि जिस चैनल पर भी तुम इससे पहले मुझे देखते थे, सुनते थे या जहाँ कर भी तुमने मुझे देखा है ना वहाँ पर अब मैं वॉइस नहीं करती ना, वो चैनल हमारा है। तो जो भी मेरे होमीज है जो कि अभी भी इस इंतजार में है कि शायद कभी आनिया उस चैनल पर दिख जाए या वॉइस करे, तो यार मैं बता रही हूँ कि नहीं, तो अगर मेरी वजह से तुम अभी भी उस चैनल से जुड़े हुए तो भाई छोड़ दो, फटाफट से छोड़ दो। बहुत लंबी कहानी है, मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। बट फिलहाल के लिए इतना जान लो कि अब जहाँ पर मैं वॉइस करती हूँ बस वही मेरा ठिकाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस कहानी सीधा 1 साल आगे जाती है और एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ब्रदर ली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से काफी दूर ट्रैवल कर रहा था और भाई इसकी फटी पुरानी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि किसी न किसी बड़े दुश्मन का सामना इससे हो चुका होगा। और तभी हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ ब्रदर ली के पीछे पड़े हुए थे और इन्होंने किसी टाइप के पॉइजनस गैस का यूज किया था जिसके जरिए से वो लगातार उसके ऊपर हमला भी कर रहे थे और इवन के उसके जरिए से वो उसे ट्रेस भी कर रहे थे। अब ये तीनों बेसिकली यह फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो लेडी थी वो असल में इस बंदे की कजन थी और जो बंदा उसके ऊपर हमला कर रहा था वो असल में यान जी है और यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करते हुए ब्रदर ली को इंजर्ड करते हुए काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है कि वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं इसके पीछे लगातार 13 दिन से काम कर रहा हूँ, पर एक बात तो मैं समझ गया कि तुमसे पहले जिन ट्रैश का मैंने सामना किया था तुम उनसे बेहतर हो। अब तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि यंग मास्टर हम काफी देर से इसका पीछा कर रहे हैं और अब तो देखने से लग रहा है कि ये बिल्कुल अपने मौत के कगार पे पहुंच चुका है। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ, और अगर ये मर जाता है तो फिर तो मुझे किसी नए शिकार की तलाश करनी होगी ताकि वो मुझे एंटरटेन करता रहे। जिस पे उसकी कजन कहने लगती कि वैसे एक बात बताओ, मुझे कुछ और वेपन्स की भी जरूरत है लेकिन जो इससे मिले हैं वो भी किसी से कम नहीं। जिस पे वो बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये जो तुम्हारे पास है ये भी तुम्हारे हैं और जो बाकी सारे हैं वो सब भी तुम्हारे ही हैं। और इससे लगता था कि शायद ये मेरे चंगुल से बच जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं कि जो मैं चाहता हूँ मैं उसे हर हाल में हासिल करके रहता हूँ। अब ये सुनकर वो लड़की भी इसकी तारीफ करती है, लेकिन ब्रदर ली जो कि यहाँ से अपनी जान बचा के भागने में लगा हुआ था वो काफी दूर निकल जाता है। लेकिन जो पॉइजन उसकी बॉडी में इस वक्त इंजेक्ट हो चुका था ना वो उसकी आंखों तक पहुंच चुका है। लिटरली यहाँ पर भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसकी सांस फूलने लगती है लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं। लेकिन यहाँ पे वो चलते चलते वापस से गिर पड़ता है और तभी वो समझ आता है कि शायद उसके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं। तो वो अब यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरे ट्रेजर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। अब यहाँ पर वो अपने स्वॉर्ड के जरिए से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो यंग मास्टर था ना वो अपनी पावर्स का यूज कर देता है और यहाँ पर एक जाइंट से हैंड के जरिए से उस सारे अटैक को क्रश कर देता है। अब तभी यहाँ पे ब्रदर ली को और ज्यादा पेन होने लगता है। तभी ब्रदर ली डिसाइड करता है कि मरना है तो मर के रहूंगा, लेकिन ऐसे ह्यूमिलिएशन का सामना अब और नहीं करने वाला। अब जैसे ही वो अपने ब्लड आर्ट का यूज करने वाला था साथ ही रिस्ट्रिक्शन का, तभी यहाँ पर उसकी बॉडी में जो पॉइजन था ना वो कहीं ना कहीं उसे होल्ड कर रहा था। और अब भी यहाँ पे जैसे ही ये अटैक यंग मास्टर के करीब पहुंचता है सडनली वो रुक चुका था और तभी यंग मास्टर उसके अटैक को बहुत इजीली रिपेल कर देता है। अब यहाँ पे ब्रदर ली खून की उल्टियां कर रहा था, अब जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट रिस्ट्रिक्शन का भी यूज कर देता है, लेकिन यहाँ पे इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सामने जैसे वो अटैक करने जाता है वो बंदा अपने मिरर ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि भाई सेकंड्स में उसके अटैक को वो रिपेल कर चुका था। जिसके चलते ये जो अटैक उसने रिपेल किया था वो सीधा ब्रदर ली से जा लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो काफी दूर जा गिरता है। लिटरली पॉइजन बिल्कुल उसके सिर तक पहुंच चुका था और अब वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। इस दौरान वो अपने सीनियर सिस्टर और बाकी सबको याद करते हुए माफी मांगता और कहने लगता है कि मैं अब शायद उस मिशन को अंजाम नहीं दे सकता और ना ही जो ट्रिक्स और जो भी चीजें मुझे पता है मैं आप तक पास डाउन कर सकता हूँ। अब तब तक ये तीनों यहाँ पे उसके करीब आ चुके थे उसे मिटाने के लिए। यहाँ पे जिनका यंग मास्टर चेन था ना वो काफी ज्यादा एरोगेंट बनते हुए उसकी छाती के ऊपर लात रखता है, कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि बेटा तेरे अंदर कितना दम बचा हुआ है। अब जैसे ही वो उसे मारने वाला था ना यहाँ पे ब्रदर ली को वांगलिन का ख्याल आता है और मन में कहने लगता है कि ब्रदर जो माफ करना कि मैं उस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से आप तक पास डाउन नहीं कर पाया। अब इस यंग मास्टर को ना उसकी जो कजिन थी काफी ज्यादा चीयर अप कर रही थी कि हाँ इसे मिटा दो, ये इसी लायक है। लेकिन जैसे ही वो उसे हमला करने जाता है सडनली उसके अंकल को कुछ फील होता है और वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब तभी यहाँ पे जैसे ही वो पीछे हटने वाला
था सडनली उसकी उंगली जो थी वो फ्रीज हो चुकी थी, उसकी बॉडी पूरी तरीके से जम जाती है, जिसके बाद वही स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है, एक हाथ बाहर आता है और सीधा एक फिंगर इसकी फोरहेड पे जा लगता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि भाई इस यंग मास्टर की धज्जियां उड़ जाती है और इसकी जो फ्रोजन बॉडी थी ना वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुकी थी। अब इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि ये दोनों भी काफी दूर जा गिरते और भाई साहब तभी यहाँ पे अपने वांग लिन की एंट्री होती है और इसका वो जाइंट सा पैर आगे आता है, जिसके इम्पैक्ट से ये दोनों भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। और वांग लिन आते साथ ही यहाँ पे उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जिसकी बॉडी भी फ्रीज हो चुकी थी और जिसके बाद यहाँ पे जो यंग मास्टर शैटर्ड हुआ था ना उसकी बॉडी पीसेस बाय पीसेस जुड़कर एक छोटे से पर्ल का शेप ले लेती है, जैसा कि वांग लिन अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर आखिर तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम मेरे फ्रेंड को इस कदर बुली करो। हाँ, अब यहाँ पे वो जो लाइफ औरत थी ना हल्की सी सीधा ब्रदर ली के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके चलते उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। और यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो वही है, ऐसी ऑरा ऐसी स्ट्रेंथ सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होती है। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता है तभी यहाँ पे वो जो लेडी थी ना वो वांग लिन के ऊपर उन्हीं 9 स्वॉर्ड्स के जरिए से हमला कर देती है, लेकिन वांग लिन उसकी एक झलक इनफ है किसी को मारने के लिए और वांग लिन की एक निगाहें उसे निपटा के रख देती है। और यहाँ पर वो जो बैग ऑफ होल्डिंग जो कुछ भी इससे मिलता है ना वांग लिन सब कुछ अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था ना ये अपनी जान बचाकर यहाँ से उल्टे पैर भागने में लग जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि शायद उसका पाला किससे पड़ चुका है। तो यहाँ वो भागते हुए मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द फैमिली में जाके सबको इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन तभी वांग लिन उससे पहले ही उसके आगे पहुंच जाता है और जिसके बाद वही एक अटैक उसके ऊपर करता है और बंदा वही निपट चुका था। अपनी शील्ड बनाने की कोशिश करता है लेकिन इस कदर अधमरी हालत में वो जमीन पे जा गिरता है कि बिल्कुल घुटनों के बल आ चुका था, इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। और तभी अब ये ओल्ड मैन जो कि असल में यहाँ फैमिली का प्रोटेक्टर है और इसकी इल्यूजनरी इनकी ताकत भाई वो भी यहाँ वांग लिन के आगे कुछ भी नहीं काम आती। यहाँ पे तभी वांग लिन उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर तुम कितने दिनों से मेरे दोस्त का पीछा कर रहे हो। ये बंदा जो कि घुटनों के बल आ चुका था वो कहने लगता है कि सीनियर प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वांग लिन इसे गर्दन से पकड़ के हवा में लटका देता है और तभी वो अपनी अटकती हुई आवाज में कहने लगता है कि ये सब कुछ असल में यहाँ लॉ की वजह से शुरू हुआ, उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन वांग लिन का चेहरा देखते साथ ही ये सब कुछ उगल देता है, कहने लगता है कि 10 दिन से वो पीछा कर रहा है। लेकिन वांग लिन की जैसी वो किलिंग इंटेंट वाली आंखें देखता है तो कांपते हुए कहने लगता है कि नहीं माफ कर दो, असल में 13 दिन से वो पीछा कर रहा है। वांग लिन ये सुनते साथ ही उसके ऊपर पहला अटैक करता है जिससे उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है और वांग लिन कहता है कि ये पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए वो उसकी टांगों पे अटैक कर देता है और फिर तीसरे दिन के लिए उसके पेट के ऊपर। यहाँ एक एक पार्ट अलग होता जाता है उसके बॉडी से और 4th डे तक आते आते ना वो उसके फोरहेड पर भी हमला कर देता है और ऐसे ही करते करते वांग लिन यहाँ पे 13 दिन के बदले भाई बहुत ब्रूटली लेता है और इतनी बुरी तरीके से लेता है कि भाई देख के स्वाद आ जाता है। और 13वें दिन तक बस यहाँ पे उसकी सोल ही बची रहती है, जैसा कि वांग लिन ने अपने हाथों से पकड़े रखा था। इसका मन नहीं भरा तभी तक, अब भाई बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बंदा यानी कि ये जो ओल्ड मैन है ये भी अपने तेवर दिखाते हुए कहने लगता है कि जूनियर कहीं के तूने मुझे मारा है, तूने याओ फैमिली के 2 मेंबर्स को निपटा दिया है और अब देखना पूरी की पूरी याओ फैमिली तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को ही एक्सटरमिनेट कर दिया जाएगा, तुम नहीं बचोगे, कहीं पर भी मुंह नहीं छुपा पाओगे। अब तभी वांग लिन ये सुनते साथ ही अपने पास से सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और इसके अंदर से काफी सारी सोल्स को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। अब यहाँ अचानक से उसे याओ फैमिली की जो कोर ब्लड लाइन वाली जो ऑरा है वो फील होने लगती है और वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पलक झपकते ही वांग लिन इसे निपटा देता है और जो ओरिजिन एनर्जी मिलती है ना उसे सीधा ब्रदर ली को दे देता है, जैसा कि उसने बाकी दोनों के साथ भी किया था। और इन ओरिजिन एनर्जी वाली जो पिल्स थी ना ये सीधा ब्रदर ली को देता है और जिसके जरिए से वो इल्यूजनरी इन लेवल पे ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। उसे देते हुए वो कहने लगता है कि अब ये तुम्हारे टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसके लिए मैंने इन सबको रिफाइन कर दिया, तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, बाकी सब अब तुम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ब्रदर ली जो है वो ब्रेक थ्रू करने में लग चुका था। वहीं थंडर सेलेस्टियल रियलम के एक दूर दराज के एक गुफा के अंदर ना एक एनर्जी एक्सप्लोजन टाइप का देखने को मिलता है और जहाँ हम ब्रदर ली को भी देख पाते हैं जो कि अभी भी क्लोज टू कल्टीवेशन में बिजी था। इस दौरान वांग लिन कहने लगता है कि ब्रदर ली न जाने कितने सालों तक एक्सेंडेंट के पीक पर फंसा हुआ था, इसलिए नहीं कि इसके पास टैलेंट की कमी है बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास ओरिजिन एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन अब जबकि इसकी बॉडी के अंदर मैंने इतने अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी को डाल दिया है, शायद ये इनफ होगा कि वो जल्द से जल्द इल्यूजनरी इन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाए। और वांग लिन को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इतने कम टाइम में ही उसका पीछा इतने सारे एक्सपर्ट कर रहे थे एक साथ उसे हंट करने के लिए। अब वांग लिन को यहाँ पर उसकी मेमोरीज के जरिए से पता चलता है कि असल में इतने कम टाइम में ही एक निर्वाणा क्लींजर का जो एक्सपर्ट है वो उसके पीछे पड़ चुका था और उस टाइम उसने अपनी जान बचाने के लिए एस्केप करना ही बेहतर समझा। लेकिन अगर वो वाकई में पकड़ा जाता ना तो उसका दाव भी शैटर्ड हो चुका होता और शायद वो अब तक एक ब्लड स्लेव बन के रह जाता।
था। अब वांगलिन मन में कहने लगता है कि सेलेस्टियल को मारने का ये जो बैटल है ये हमेशा एक डेथ बैटल रहा है और इससे बहुत ही कम लोग बच पाए हैं। अब गाइस यहाँ पे मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक भी बताया जाता है। अब गाइस यहाँ पे वांगलिन के बारे में थोड़ी सी चीज बताई जाती है कि इस दौरान जब वो ब्रदर ली से अलग हुआ था ना, तो वांगलिन ने ब्रेक थ्रू किया था, जिसके चलते उसकी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है। और अब वांगलिन यहाँ पे एक जाइंट से ग्रैंड फॉर्मेशन को कास्ट करता है और वो खुद कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी इस हद तक और इतने लेवल का कभी भी कोई फॉर्मेशन कास्ट नहीं किया। अब ब्रेक थ्रू के बाद न सिर्फ मेरी कल्टीवेशन बढ़ी है बल्कि हेवन एंड अर्थ के जो मिस्टीरियस लॉज है इनके बारे में भी मुझे काफी अच्छी खासी डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल हुई है। और पूरे के पूरे सेलेस्टियल रियलम के एक छोटे से फ्रेगमेंट को एंटायरली रिफाइन करना सच में ये मेरे लिए वर्थ इट था। इसी के साथ वांगलिन अपने पास से उस रिफाइन किए गए जो थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो छोटा सा फ्रेगमेंट था ना, जिसे कि उसने अपने एक सील में कन्वर्ट कर लिया है, उसे यहाँ पे वो निकालता है। अब गाइस आई नो तुम में से भी काफी सारे लोगों के सिर के ऊपर से बात जा रही होगी, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कहानी को भाई बहुत बेसब किया गया है। लिटरली वांगलिन कैसे फ्रेगमेंट सील बनाता है एक सेलेस्टियल रियलम का, ये बहुत डीप वाली नॉलेज थी। काफी सारे चैप्टर्स को ना एक साथ श्रिंक किया गया है और ये जो तुम देख रहे हो ना इसमें लिटरली बहुत कुछ होता है, लेकिन आई डोंट नो एनिमेटर्स ने इतनी जल्दी इसे श्रिंक क्यों किया गया। लिटरली कितने कमाल के चैप्टर्स और मोमेंट्स थे, उन सभी को इन्होंने लिटरली एक सिंगल मोमेंट पे निपटा दिया। और मुझे पक्का यकीन है कि जो फैंस होंगे ना वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे और तुम देख लेना आगे आने वाले एपिसोड्स में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे वांगलिन ने ये जो सेलेस्टियल सील को बनाया था ना, एक एंटायरली मतलब एक बहुत बड़ा सा फ्रेगमेंट है थंडर सेलेस्टियल रियलम का, उसको इसने पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया और एक छोटे से सील में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा तुम कह सकते हो। बस अगर मैं डिटेल में बताने चली गई भाई कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन गाइस विक और नॉट, तुम लोग अगर जानने के शौकीन हो तो भाई मैंने ऑलरेडी नॉवल में एक्सप्लेन करके रखा है और जिसका लिंक मैं तुम्हें पिन कमेंट में दे दूंगी, तो तुम जाके चेक कर सकते हो अगर तुम्हें डिटेल में जानना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे वांगलिन ने सारी तैयारी कर दी थी, इवन की ब्रदर ली के लिए भी उसने प्रोटेक्शन सील और बाकी सारी चीजें लगा दिया था। और अब तभी उसे वानियर का ख्याल आता है और वो अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर उससे मिलने पहुंच जाता है और वो मन में बस इतना ही कहता है कि वानियर चिंता मत करो, मैं प्लेनेट डोंगलिन में हर हाल में जाऊंगा, अगर वहाँ पे बिल्कुल हल्का सा भी चांस हुआ ना तो मैं अवेकन करने का, तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। यहाँ पे वानियर सो रही थी और उसका सोता हुआ चेहरा देखकर वांगलिन को और ज्यादा दर्द होता है। वो उसके फेस को टच करता है और कहने लगता है कि तुम्हारा वांगलिन तुम्हें भूला नहीं है और ना ही तुम्हें कभी खुद से दूर होने देगा। अब वांगलिन समझ चुका है कि उसे अब हर हाल में डोंगलिन जाना ही होगा और उसके ख्याल से उसकी कल्टीवेशन और उसकी जो इस वक्त ट्रेजर्स पे होल्डिंग्स है ना वो काफी इनफ है। लेकिन वांगलिन जाने से पहले एक बार चेक कर लेता है कि आखिर उसके पास क्या है और क्या नहीं। और इस वक्त वांगलिन को सबसे ज्यादा इनफ सेलेस्टियल स्पेल्स और ट्रेजर्स की जरूरत थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी खतरनाक फैमिलीज उसके इंतजार में है और ऑलरेडी वांगलिन का नाम फेमस हो चुका है। गाइस लिटरली 10 नहीं 15-20 चैप्टर से ज्यादा चीजें स्किप की गई। यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर का सामना तक हुआ था, उस सीन को भी यहाँ काट दिया गया है। ऐसा क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वांगलिन अपने पास एक मिस्टीरियस से बॉक्स को बाहर निकालता है जो कि असल में ब्लड एंसेस्टर की हाफ बॉडी का फॉर्म है और वांगलिन ने इसे उससे बैटल करने के बाद ही अचीव किया था। और इवन कि तुम्हें अभी याद होगा थोड़ी देर पहले जो सोल फ्लैग वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें जो सोल से निकाली गई थी ना, उनमें एक सोल ब्लड एंसेस्टर की भी थी। यानी कि गाइस लिटरली मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना कौन स्किप करता है। मैं दावे के साथ कह रहे हैं यार, जैसा BTTH के साथ इन लोगों ने कांड किया था ना बिल्कुल वैसा ही करेंगे इसके साथ। यार इतना कौन करता है यार, नहीं करता इतना कोई। अच्छी वाली स्टोरी चल रही थी, ऑडियंस को फैंस को सबको मजा आ रहा था, तो क्या जरूरत थी इतना पेसअप करने की। अब आई होप कि यार ये लोग फैंस के प्रेशर में आकर स्टोरी को खराब न कर दे कि कहीं से फिर से ब्लड एंसेस्टर को उठा लाया और फिर से फाइट दिखाना शुरू कर दिया। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ वांगलिन जब इस मिस्टीरियस कॉफिन जैसे बॉक्स को देखता है ना तो वो बस इतना ही कहता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और थोड़े से रिफाइनमेंट के बाद क्रिटिकल मोमेंट में ये मेरी लाइफ सेविंग ट्रेजर की तरह भी काम आ सकती है। अब इसी के साथ कुछ सील्स और बाकी सारी चीजें लगाने के बाद वांगलिन इसे अपने पास रख लेता है और जिसके बाद बारी थी उसी बीस्ट स्कल की, जिससे कि वांगलिन बाहर निकालता है। और यहाँ पता ये चलता है कि बीते 1 साल में वांगलिन ने बहुत कोशिश की कि वो इसके ऊपर अपना डिवाइन सील लगा पाए, लेकिन हर बार वो अपने डिवाइन सील को इसके ऊपर इम्प्रिंट करने से चूक जाता है। जैसे ही वो क्लोज पहुंचता है ना उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि इसका जो रेजिस्टेंट फोर्स है वो वांगलिन के डिवाइन सेंस के इम्प्रिंट को पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। वांगलिन के दिमाग में आता है कि शायद इसका कोई और सीक्रेट मेथड होगा इसे ओपन करने का। अब इस दौरान वो बाकी सारी मिस्टीरियस स्वॉर्ड्स को भी बाहर निकालता है। ये असल में वही सारी जंग लगी हुई स्वॉर्ड्स थी जो कि इस स्कल के आसपास लगी हुई थी। अगर तुमने प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो देखा होगा तो तुम्हें याद होगा। वांगलिन यहाँ पे सोचता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि बाकी सारी स्वॉर्ड्स को सबसे पहले इसके आसपास लगा देता है और जो जाइंट वाली स्वॉर्ड थी ना उसको सीधा स्कल के ऊपर लगाता है। अब ऐसा करते साथ ही ये साथ मिलकर ना एक जाइंट से फॉर्मेशन को कास्ट करते हैं, जो देखकर वांगलिन कहने लगता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये दोनों असल में एक दूसरे से कनेक्टेड है और ऐसे इजी फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके जरिए से वांगलिन का डिवाइन सेंस बहुत इजीली अब इसके अंदर एंटर हो सकता है। अब वांगलिन अच्छे से समझ गया था कि ये जो पोजीशन उसने अभी अभी बनाया ना इसी के जरिए से सिर्फ अपने डिवाइन प्रिंट को सीधा इसके ऊपर कास्ट कर सकता है। तो वो इस काम में लग जाता है और जहाँ उसकी जो डिवाइन सेंस है वो सीधा ड्रैगन का फॉर्म लेते साथ ही उसके अंदर जाने लगता है, जहाँ लेयर्स बाय लेयर्स जैसे वो डीप एरिया में पहुंचता है तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका
चुका था और इस दौरान वो देख पाता है कि काफी बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पे गड़े हुए हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है लेकिन सारे सेम थे। वांगलिन समझ चुका है कि ये एक रिस्ट्रिक्शन डोमेन है और जो कि सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वांगलिन को लगा नहीं था कि इसके अंदर इतना हिडन एक रिस्ट्रिक्शन डोमेन भी होगा। कमाल की बात पता है क्या है, वांगलिन इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए जितना आगे जाता है ना उतना ये कंफ्यूज होता जाता है। तो सामने वाली वॉल पे वो अटैक करता है लेकिन पलट के ये स्लैश अटैक इसी की ओर आता है। अब वांगलिन इसे जैसे तैसे रोक लेता है लेकिन वही यहाँ पर ये पूरी जगह ना एक क्रिस्टलाइज्ड डोमेन जैसी थी जहाँ पर चारों तरफ वांगलिन का रिफ्लेक्शन था। तो एक वांगलिन ने अटैक किया तो सारे के सारे रिफ्लेक्शन उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। अब वांगलिन भागने की कोशिश करता है लेकिन हर तरफ से ये स्लैश अटैक उसके ऊपर हुए जा रहे थे। वांगलिन समझ आता है कि ये रिस्ट्रिक्शन हिडन होने के अलावा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और जिस पर्सन ने भी इसे लगाया होगा ना वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता, या फिर अगर वो कोई सेलेस्टियल है तो कोई ऑर्डिनरी सेलेस्टियल भी नहीं है। अब इस दौरान वांगलिन खुद को बचा रहा था और उसे पता था कि अगर उसे इस ट्रेजर को ऑब्टेन करना है तो उसे हर हाल में इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढना ही होगा, जिसके बाद उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके वो इस फॉर्मेशन को भी खत्म कर सकता है। अब इस दौरान वांगलिन पूरी तरीके से अपने डिवाइन सेंस के साथ इससे फाइट करने में लग चुका था। चारों तरफ वो नजरें दौड़ाता है, तभी ऐसे ही अपनी जान बचाते बचाते दौड़ते दौड़ते पूरी जगह को वो काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर चुका था और फाइनली उसे इसका कोर मिल जाता है। यहाँ पे वो अपना एक ऑफेंसिव रिस्ट्रिक्शन को लगाता है जो कि इस फॉर्मेशन के इस हिडन फॉर्मेशन के कोर को ट्रिगर करता है और यहाँ बाहर भी इसका असर देखने को मिलता है। जो मेन वाली स्वॉर्ड थी ना उस स्कल के ऊपर वो अचानक से कुछ रे ऑफ लाइट्स को निकालती है जो कि बाकी सारे छोटे छोटे जो स्वॉर्ड्स थी उनसे सीधा जा लगती है। अब यहाँ पर एक अलग ही फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था और एक नहीं दो नहीं ऐसे करते करते जो बाकी के 8 स्वॉर्ड्स थे ना वो भी अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस को रिलीज करते हैं, जिसके चलते वांगलिन समझ आता है कि इनका एक कोर है लेकिन ये 8 अलग अलग फॉर्मेशन है। ये आठों के आठों एक साथ किसी चेन्स के जरिए से लिंक्ड है, एक ऐसा चेन जो कि इनविजिबल है। अब वांगलिन हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करता है और यहाँ पे हर एक कोने में उसका एक क्लोन भी नजर आता है जो कि साथ मिलकर इस रिस्ट्रिक्शन के कोर को तोड़ने में लगे थे। वांगलिन के 9 फॉर्म्स 9 स्वॉर्ड रिस्ट्रिक्शन के लिए इनफ थे और वो हर एक एंगल से रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए अपने डिवाइन सेंस को इम्प्रिंट करना शुरू कर देता है। उसके बाद फाइनली वांगलिन एक साथ मिलकर ना उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को इसके ऊपर इम्प्रिंट कर भी देता है, जिससे उस बीस्ट स्कल के अंदर से एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। जिसके बाद ओरिजिन सोल के साथ वांगलिन का डिवाइन सेंस वापस आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और तभी ये जो बीस्ट स्कल था वो अपनी आंखें खोलता है जो कि ग्लो कर रहा था और वांगलिन के पास उड़ते हुए आ चुका था। अब जिस दौरान वो अपनी इम्प्रिंट को लगा रहा था इस ट्रेजर के ऊपर, इस दौरान इसका जो प्रीवियस ओनर था उससे कुछ मेमोरीज वांगलिन को मिली थी और तभी वांगलिन मन में कहने लगता है कि इसका जो प्रीवियस ओनर है उसकी मेमोरीज से मुझे ये पता लगा कि इस ट्रेजर को असल में मदर चाइल्ड टाओ डीके कहा जाता है और ये सच में एक ट्रू सेलेस्टियल मैजिकल ट्रेजर है। अब हम इसे बीस्ट स्कल ही कहेंगे बिकॉज़ वो वाला नाम मुझे पसंद नहीं आया। अगर तुम नॉवल के साथ मुझे फॉलो करते आए हो तुम्हें तब भी पता होगा कि यार मैंने तब भी उसे यही नाम दिया था। अब वांगलिन सारी चीजें शेयर करता है कि इसे असल में एक एंशिएंट गॉड के द्वारा फाइट के अगेंस्ट यूज किया गया था और तब से ये बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और जब इसका मास्टर ही मारा जा चुका है तो इसे रिकवर करने वाला भला बचा कौन। अब वांगलिन इसे अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि पर ये डैमेज भले ही हो चुका हो लेकिन इसकी ताकत अभी भी हेवन एंड अर्थ तक को शेक कर सकती है। लेकिन वांगलिन इसे अपने पास रखने जाता है तो यहाँ वो सीधा उसके हाथ के ऊपर प्रिंट हो जाती है। यानी कि वांगलिन खुद भी हैरान था कि आखिर ये इतना मिस्टीरियस कैसे है। बाकी सारे ट्रेजर्स को तो मैं अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखता हूँ तो ये मेरे बॉडी के साथ कैसे जुड़ सकता है। यहाँ पे वांगलिन फिलहाल के लिए इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपने पास से बैग ऑफ होल्डिंग को बाहर निकालता है जो कि याओ फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ ये जो बैग ऑफ होल्डिंग है ये असल में ब्लड एंसेस्टर का है और वांगलिन उस बैग ऑफ होल्डिंग को देखकर कहने लगता है कि वाकई में ऑल हेवन में जो याओ फैमिली है ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। हालांकि मैंने इस वक्त ब्लड एंसेस्टर को मार दिया है लेकिन फिर भी उसका ब्लड अभी भी उस स्टोन के साथ लिंक्ड है। अब वांगलिन सोच नहीं वाला था कि तभी अपने पास से वो 2 पेपर तिलिस्मान को बाहर निकालता है और साथ ही कुछ और बैग ऑफ होल्डिंग्स को भी बाहर निकालता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि ये जो तिलिस्मान थे ना ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहे थे जैसा कि वांगलिन को एक ज़ू फेंगन से मिला था, लेकिन जो उसे ब्लड एंसेस्टर से मिला था ना वो थोड़ा मिस्टीरियस था क्योंकि उसके अंदर की जो ओरिजिन एनर्जी है वो रिपल्स हो रही थी। वैसे कैसा अभी मैं वीडियो बना रही थी ना, मतलब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी तो उससे पहले मतलब मेरी टीम में से एक बंदे ने बताया कि असल में ये जो मूवी आने वाली है ना रीनेगेड इमॉर्टल की, तो मतलब अभी रीनेज की, तो यहाँ गाइस जो मूवी आने वाली है ना वो लिटरली मतलब 90% चांसेस है कि वो पूरा ये जो ब्लड एंसेस्टर से जो बैटल होता है, ये जो 1 साल का गैप है ना इसमें क्या कुछ नहीं हुआ तो ये सारी चीज इससे लिंक्ड है, विच मीन्स कि जैसे स्वॉर्ड स्टार के साथ अभी किया था इन लोगों ने बिल्कुल वैसे ही सीन अब रीनेज के साथ होने वाला है। मतलब 90% तो इतना ही कहा जा रहा है, पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर फिलहाल मूवी की कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन जब आ जाएगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी। तो मूव टू द स्टोरी। वांगलिन यहाँ पे समझ चुका है कि अगर इसकी कल्टीवेशन हाई ना होती तो कभी भी इसका पता नहीं लगा पाता, और अब जबकि वांगलिन को पता चल चुका है कि ये काफी यूजफुल होने वाला है तो ये फ्यूचर में देखेगा कि आखिर इसका किया जाए तो क्या किया जाए। अब तभी नेक्स्ट ट्रेजर की तरफ जैसे वो बढ़ता है तो उसे एक टोकन जैसी चीज मिलती है जो कि यहाँ पर एक कलेक्शन पवेलियन का बड़ा सा होलोग्राम वो देख पाता है। वांगलिन इसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये तो असल में कलेक्शन पवेलियन है और यहाँ पर इल्यूजनरी के जो एल्डर्स होते हैं वो एक साथ एंटर होते हैं इस रियलम में।
हैं। यहीं पर वो एस्कॉर्ट किए गए जो याओ फैमिली के डिसाइपल्स हैं इन्हें ले जाते हैं ताकि इन्हें यहाँ पर जाकर जो सेलेस्टियल स्पेल्स हैं वो मिल पाए। ये असल में एक ऐसा पवेलियन है जिसके खुद थंडर सेलेस्टियल एम्पर ने बिल्ड किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खास है, रेयर है, और इसके अंदर जो सेलेस्टियल स्पेल्स पाए जाते हैं वो काउंटलेस अमाउंट में मौजूद है। और यहाँ इस वक्त ऑल हेवन में 4 ही ऐसी मेजर एंशिएंट फैमिलीज हैं जो कि सेलेस्टियल ब्लड लाइन से बिलोंग करती हैं, और इसी के चलते इन लोगों ने अपनी पूरी पावर लगा दी इस जगह को सील करने में। और यहाँ पर सिर्फ इन्हीं के लोग और इन्हीं से जुड़े पर्सन ही अंदर जा सकते हैं। आउटसाइडर्स को, यानी आउटसाइडर जो फैमिली है, उनको यहाँ इस जगह के, इस रियलम के आसपास भटकने तक नहीं दिया जाता। और गाइज अब तो तुम समझ ही गए होगे कि क्यों याओ फैमिली के पास ये टोकन मौजूद है। ऑफ कोर्स क्योंकि जो याओ फैमिली है ना, यानी कि ब्लड एंसेस्टर की जो फैमिली है वो असल में उन्हीं 4 मेजर फैमिलीज में से एक है। अब तभी यहाँ पे ब्रदर ली भी आ जाता है। वांग लिन उससे पूछने ही वाला था कि आखिर आप कैसे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रदर ली कहने लगता है कि ब्रदर ज़ू आपका शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे माफ कर देना कि मेरी प्रीमोर्टल स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर है और इतने अमाउंट में ओरिजिन एनर्जी को वो अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती। और जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, लगता है कि मेरी नसीब में ही नहीं है कि मैं कभी भी इल्यूजनरी यीन तक पहुंच पाऊं। वांग लिन ऐसे कहने लगता है कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि ये जो ओरिजिन एनर्जी है ये आपको अंदर से, आपकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है इसे अंदर से नरिश करती रहेगी। बस आपको थोड़ा वक्त देना है खुद को। एक बार आपने बुरी तरीके से इन सारी ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया ना, तो आप इवेंचुअली इल्यूजनरी यीन पे पहुंच ही जाओगे। भले ही उस दिन को आने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको बस हार नहीं मानना। यहाँ पे उसे राहत मिलती है जब वांग लिन उसके लिए ये सारी बातें कहता है। अब वांग लिन वो जो बाकी के स्वॉर्ड से उन्हें भी ब्रदर ली को लौटा देता है। साथ ही याओ फैमिली के जो बाकी के मेंबर्स थे जिनसे बैग ऑफ होल्डिंग्स और कुछ चीजें मिली थी, वांग लिन उन्हें भी ब्रदर ली को दे देता है और कहने लगता है कि इनके अंदर कुछ सेलेस्टियल जेड्स और ट्रेजर्स हैं और मुझे यकीन है कि इसके जरिए से आप खुद को रिकवर कर पाओगे। ब्रदर ली काफी ज्यादा खुश था, तो वो वांग लिन को एक एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन ब्रेकिंग मिरर नाम के एक ट्रेजर को दे देता है और कहने लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड में बस कुछ ही बचे हैं। ये कहते हुए वो सिर्फ वांग लिन को दे देता है और कहने लगता है कि जब आपको अर्जेंटली किसी रिस्ट्रिक्शन को तोड़ना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद वांग लिन की कल्टीवेशन देखकर वो उसकी तारीफ करता है। अब यहाँ पर उसकी बातें सुनकर वांग लिन कहने लगता है कि ये सब तो आपके रिस्ट्रिक्शन नॉलेज की वजह से हो पाया है, और हाँ, ब्लड एंसेस्टर अभी पूरी तरीके से मारा नहीं गया, लेकिन अब वो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा भी नहीं रहा। वांग लिन यहाँ पर उसे अपना अल्टीमेट प्लान बताता है कि उसे उसी ट्रेजर पवेलियन के पास जाना है, जो कि असल में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मौजूद है और इसी में उसकी मदद चाहिए। अब वांग लिन उसे वो प्रोजेक्शन दिखाते हुए कहने लगता है कि ब्रदर ली, मुझे यकीन है कि आपको मुझसे तो बेहतर पता होगा इस रियलम के बारे में, तो बताइए क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। अब ब्रदर ली मान जाता है और यहाँ दोनों निकल पड़ते हैं सीधा साउथ वेस्ट की ओर, जहाँ पर की कलेक्शन पवेलियन मौजूद है। ब्रदर ली रास्ते में बताने लगता है कि यहाँ सफर के दौरान हमें काफी सारे एंशिएंट रून्स भी मिलेंगे। हालांकि ये जगह बहुत हद तक कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें काम की हमें मिल सकती है यहाँ भी। तो ब्रदर ज़ू, क्या आप चलना चाहोगे? जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि अगर ब्रदर ली को ऐसा लगता है कि ये जगह जाने लायक है तो जरूर। अब यहाँ पे ये लोग तो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब अपना शू लगी हुआ है ना, वो कहने लगता है कि हाँ, ये तो पूरा कबाड़ है, भंगार है, कुछ नहीं बचा यार। लेकिन यहाँ पे वांग लिन की आंखें कुछ और ही देख रही थी। वो देख पाता है कि ये असल में सेलेस्टियल का कोई मार्केट हुआ करता था जहाँ पर चीजों का आदान प्रदान होता था। अब जब वो ये बात ब्रदर ली को बताता है तो वो भी कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, आपकी आंखें बड़ी तेज है और आपने सही गैस किया है, क्योंकि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वाकई में सेलेस्टियल्स का मार्केट हुआ करता था और इस बाजार की जो सबसे बड़ी दुकान थी वो ईस्ट के एंड में मौजूद है। अब ये दोनों काफी दूर निकल जाते हैं। ब्रदर ली एक जगह पे लैंड करके वहाँ की चीजों को हाथ से चेक कर रहा था। वांग लिन डिवाइन सेंस के जरिए से जब चेक करता है तो उसे कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं होता। अब जैसे ही शू लिगी ये सुनता है तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है कि देखा, ग्रैंडपा ज़ू को तो पहले से सब कुछ पता है, मुझे पता था कि यहाँ पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। बट सडनली ब्रदर ली को कुछ फील होता है और वो वांग लिन से कहने लगता है कि ब्रदर ज़ू प्लीज, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इस जगह पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कीजिए। तभी वो हवा में एक जगह को फ्लैग से मार्क करता है। वांग लिन एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखता है, जिसके बाद एक तेज लाइटनिंग सीधा उस जगह पे जा गिरती है और तभी एक हिडन कंपार्टमेंट फॉर्मेशन उसे देखने को मिलता है, जो कि इस रूम के अंदर एक छोटी सी जगह के नीचे दबी हुई थी, छिपी हुई थी। यहाँ पे वांग लिन इसे चेक करते ही समझ आता है कि यार देर हो गई, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। सेलेस्टियल एनर्जी भी इसके अंदर से जा चुकी है और ये बिल्कुल खराब हो चुका है। यहाँ पे तभी ब्रदर ली से हाथों से पकड़ के चेक करता है और कहने लगता है कि हाँ, आपने सही कहा, लेकिन मेरी ली फैमिली का जो फॉरबिडन आर्ट है ना, वो एक डेड फॉर्मेशन को भी रिवाइव कर सकता है। और भाई साहब, जिसके बाद वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए उस फॉर्मेशन को रिवाइव करना शुरू कर देता है और भाई पलक झपकते ही वो उसे रिवाइव भी कर लेता है। ये देखकर वांग लिन खुद हैरान था और मन में कहने लगता है कि जब बात रिस्ट्रिक्शन की है ना, तो ली युआन एक रेयर जीनियस है। अगर ये मेरे साथ उस वक्त रेन सेलेस्टियल रियलम के अंदर होता ना, तो वो जो इल्यूजनरी पाम प्रिंट था, मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो इसे देखता ना, तो उसे उल्टे दिशा में कैसे यूज किया जाए, वो इसका भी मेथड, इसका भी तोड़ निकाल लेता। अब गाइस, देखने वाली बात यह कि वांग लिन कम ही किसी की तारीफ करता है और उनमें से एक आज ली युआन भी बन चुका है। अब तभी यहाँ पे जैसे ही वो फाइनल स्ट्राइक करता है ना, तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन था ये एक्टिवेट हो जाता है। एक रे ऑफ लाइट्स जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ रिलीज हो रही थी, वो सीधा आसमानों से जा टकराती है और जैसे कि दूर दराज से लोग भी देख पा रहे थे। अब यहाँ पे ब्रदर ली खुश था और कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है।
इतने साल में पहली बार ही ओपन हुआ है। अब वांग लिन भी हैरान था तो ब्रदर ली बताने लगता है कि हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा। वांग लिन ने समझ चुका है कि ये अब रिलीज हो चुका है तो मतलब कि किसी भी वक्त अब यहाँ पे कोई अनवांटेड गेस्ट भी आ सकता है। वांग लिन समझ आता है कि जल्दी करना होगा। यहाँ पे बस उसके कहने की देर थी। दो बंदे तेजी से इसी ओर बढ़ रहे थे और वो लोग यही कहते कि एक सेलेस्टियल फिनोमेना यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल ट्रेजर अपीयर हुआ होगा, चलो जाके लेते हैं। यहाँ पे वांग लिन अपनी ऑरा को फैलाते साथ ही एक बैरियर बना देता है और कहने लगता है कि तुम लोग घुसपैठी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। अब इस ऑरा को फील करते साथ ही ये लोग रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि सीनियर, असल में हम लोग जाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि ऑल हेवन के वेस्ट में मौजूद है। चिंता मत कीजिए सीनियर, हम आपके कमांड को फॉलो करेंगे और यहाँ बिल्कुल भी आगे नहीं जाएंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे और ये लोग इसी घेरे के बाहर खड़े रहते हैं। वही बैरियर जैसे कि वांग लिन ने क्रिएट कर दिया था और जो भी इसके अंदर आएगा ना, वांग लिन उसे मौत के घाट उतार देगा। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यार दो ही तो बंदे हैं तो आखिर हम जा क्यों नहीं रहे। तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि उनमें से एक सेकंड स्टेप का एक्सपर्ट है, तुम्हें दिख नहीं रहा? अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो खुद जाके पता लगा लो। अब तभी यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन था ये धीरे धीरे ओपन हो रहा था और इसका मैकेनिज्म जैसे एक्टिवेट होता है तो फॉर्मेशन के सेंटर में एक होल बनता है। वांग लिन जैसे ही अंदर जाता है पीछे से एक बंदे का प्रेशर पड़ता है और वो कहने लगता है कि अरे अरे फेलो कल्टीवेटर रुक जाओ। यहाँ पे ये बंदा असल में तांग युन है जो कि तांग फैमिली से है और ये असल में इल्यूजनरी युन का कल्टीवेटर है। अब सबको पता है कि तांग फैमिली असल में ऑल हेवन की साउथ की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक है। यहाँ पे ब्रदर ली को वांग लिन आगे जाने को कहता है और तभी उसे जाता हुआ देखकर तांग युन आगे आता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहने लगता है कि मेरी जो तांग फैमिली है ना ये आपको इन्विटेशन देती है कि आप मेरे साथ आगे चलो और साथ मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करो। तो बताइए क्या ख्याल है आपका? जिस पर वांग लिन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं। अब यहाँ पे वो भी रिवर्स में अटैक करता है लेकिन वांग लिन का अटैक उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। बंदा पीछे जा गिरता है और उससे गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही तांग फैमिली को रिफ्यूज करने की। अब ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है और मन में कहता है कि एक बार मेरे भाइयों को आने दो फिर मैं इसे घेर के मारूंगा। इस दौरान यहाँ पे जिस थंडर से वांग लिन ने अटैक किया था इसका ये जो बीस्ट था ना, जो ड्रैगन था, वो उसे डिवोर करने को चाहता है लेकिन वांग लिन कहता है कि मेरा थंडर तुम इस लायक भी नहीं कि तुम्हारा बीस्ट इसे डिवोर करे। अब यहाँ पे उस बीस्ट का जो फॉर्म था ना उसे वांग लिन क्रश कर देता है जिसके चलते से गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे यहाँ, और वांग लिन के ऊपर वो अपने वापस से थंडर ड्रैगन के जरिए से हमला करता है। लेकिन वांग लिन से कहने लगता है कि मैंने कहा था जो भी यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा वो मरेगा। वांग लिन यहाँ बीस्ट स्कल की पावर का यूज करता है और बस इसके पूरे के पूरे थंडर ड्रैगन को ना पत्थर का बना देता है और उसे क्रश कर देता है। यहाँ पे भाई कॉर्पोरल यहाँ की जो पावर है ना, वांग लिन बहुत ही अच्छे से उसे दिखा रहा था। एंड आई नो कि गाइस वो लोग इतने पागल नहीं है एनिमेटर्स कि इतने इंपॉर्टेंट सीन को वो लोग कट कर दें। हाँ, इसके लिए डेडिकेटेड एक मूवी आ सकती है जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर यार क्या ही जरूरत थी करने। मैंने अभी जब मैं वॉइस कर रही थी तो मुझे सडनली इसका जो नॉवल वाला नाम है वो याद आया। हाँ जी, इसे विदर डाउ कहते हैं और ये अटैक इतना खतरनाक था ना कि सभी लोग उसके ट्रेजर के चर्चे कर रहे थे। अब तभी वांग लिन पलक झपकते ही तांग युन के सामने पहुंच जाता है, अपने फिंगर को फोरहेड पे पॉइंट करता है और ये पोपट ये यहाँ पे भी बकवास करता है कि तुम मेरी तांग फैमिली को नहीं जानते। लेकिन डर तो इसकी आंखों में नजर आ रहा था। पर तभी इससे पहले कि वांग लिन इसे खत्म कर पाता है इसका एक भाई आ जाता है और उसकी आवाज वांग लिन के कानों में जाती है जो कि उससे कहता है कि अगर तुमने इसे कुछ भी किया ना तो तुम भी इसके साथ मारे जाओगे। अब वांग लिन को भाई धमकी सुनने की आदत तो थी नहीं तो उसके सामने इसका सिर फोड़ देता है। अब यहाँ पे सभी लोग आ चुके थे। तांग फैमिली का एक बंदा जिसका नाम तान पिंग है वो कहने लगता है कि हमारे तांग फैमिली के यंग मास्टर के सामने तुम उसके भाई को कैसे मार सकते हो, लगता है कि तुझे मरना है। वांग लिन पलटता है, कहता है कि 1000 मीटर के दायरे में जो भी एक कदम अंदर रखेगा ना वो मारा जाएगा। ये सुनकर तांग पिंग हंसते हुए कहता है कि क्या भद्दा मजाक है, थंडर सेलेस्टियल रियल्म के अंदर कोई बंदा क्लेम कर सकता है कि 1000 मीटर का दायरा बिल्कुल फॉरबिडन है, क्या बकवास है। कहते हुए वो बिल्कुल 1000 मीटर के अंदर आ चुका था। तभी वांग लिन का किलिंग इंटेंट उसकी आंखों में नजर आता है। चारों तरफ यहाँ पे ब्लड वॉर्टेक्स भी बन चुका था और काफी सारे घोंसली फिगर्स घोंसली वेल बनकर उसके आसपास के चक्कर काटने लगती है। वांग लिन का किलिंग इंटेंट देखकर वो कहने लगता है कि आखिर इसकी आंखों में ये किलिंग इंटेंट कहाँ से आ सकता है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये असल में दाव ऑफ स्लॉटर को कल्टीवेट करता है। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर उसके कमांड में एक्टिवेट हो चुका था। एक कदम बढ़ाता है और पहली लहर इसके ओरिजिनल सोल को डैमेज कर देती है। अब यहाँ कुछ लोग बचाने आ रहे थे लेकिन यंग मास्टर रोक लेता है। दूसरा कदम भाई इसकी प्रीमोर्टाइल सोल शैटर्ड होने लगती है और अगले ही पल बंदा निपट चुका था। वांग लिन का जलवा सभी लोग देख रहे थे, इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वांग लिन ने सबके लिए एक एग्जाम्पल को सेट कर दिया था और जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक कॉप्स को छोड़ दिया है, अब इसके साथ क्या करना है ये तुम जानो। अब वांग लिन जाने लगता है तो यंग मास्टर इनका कहने लगता है कि प्लीज यंग फ्रेंड अपना नाम बताइए। वांग लिन यहाँ से चला जाता है और उसका नाम गूंजने लगता है। अब वांग लिन अपना नाम ज़ूमो बताता है। यहाँ पे पूरे के पूरे लोग सराउंडिंग्स में सारे लोग ज़ूमो सुनकर बिल्कुल सहम जाते हैं और बस इसी थोड़ू फोड़ू मोमेंट के साथ गाइस आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।